Hello, my dear students. Greetings from Team Nista in association with English Funda. I am Vinod Shankaran, your English mentor. आज के क्लासेस में हम इन वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से इंग्लिश और ग्रामर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, इस पे हम फोकस करेंगे। और ये दोनों के लिए फायदेमंद है जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हो, ओके, अगस्त में जो एग्जाम देने जा रहे हो उनके लिए भी, और उसके बाद के सालों में, आने वाले सालों में जिनको एग्जाम देना है, अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आप फोकस कर सकते हो कि किन टॉपिक्स पर, इंग्लिश के किस टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है और किस तरीके से सीखना है। आई ऑल्सो ट्राई टू, एज वी गो अलॉन्ग, आई ऑल्सो ट्राई टू टेल यू द करेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन। कैसे प्रिपरेशन करना है ग्रामर के लिए, किस चैप्टर से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन जो ऑलरेडी कर चुके हो, इस बार का एग्जाम देना है, किस जहां जहां पर में भी आपका फोकस कम रहा हो, उस पर हम ध्यान लेकर आते हैं और उस पर देखते हैं किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है बिफोर द एग्जाम। सो लेट्स गेट क्रैकिंग, लेट्स गो ओवर टू द क्वेश्चंस। पहला, रीराइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट फॉर्म। अब इसमें देखते हैं कि सर करना क्या पड़ता है। ओके, सबसे पहले क्या क्या कि जब सेंटेंस करेक्शन की बात आती है, चाहे ऐसे हो चाहे सेंटेंस करेक्शन की बात हो, दोनों तरीके से आप कुछ याद रखना है कि जो आपको आना ही चाहिए। सबसे पहला है सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। याद रखना, ये से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सीएपीएफ में नहीं आते, ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामर आपकी वीक है, अगर पकड़ बनाना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन खूब बहुत बखूबी आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक नीड है। लेकिन सर बाकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताओ। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं और कितने बार हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, ये क्लियर कट आनी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट वर्ब के रूल्स भी बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस को रीराइट कैसे कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म में, तो कहाँ प्रॉब्लम है उसको तो ढूंढे। द रिटेंशन ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स हैव हेल्प्ड बिल्ड आवर न्यू हाउस। स्ट्रेट प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। ऑफ अ मेजर पोर्शन एक फ्रेज है, ऑफ आवर अर्निंग्स दूसरा फ्रेज है, दो प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हो गए। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा रिटेंशन, रिटेंशन हुआ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ हैज लिखना है बस। पूरे सेंटेंस को आपको करेक्शन करना है, सिर्फ हैव को हटाकर हैज लिख देना है। द रिटेंशन ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर अर्निंग्स हैज हेल्प्ड बिल्ड आवर न्यू हाउस। अब आता है कि सर आपने दो चीजें बोल दी और मुझे नहीं समझ आया। आपने कहा प्रिपोजिशनल फ्रेज, है ना, प्रिपोजिशनल फ्रेज आपने कहा, इसके बारे में मुझे कहाँ पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट जो चैप्टर बताया कि जो ग्रामर सीखना चाहते हो तो सबसे पहला चैप्टर आपको आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। मैं इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर का क्लासेस ही शुरू करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन से, वो बेसिक है, वहीं से ही शुरू होना चाहिए। उसी चैप्टर में आप सीखेंगे फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए और बाकी सब कॉन्सेप्ट्स के लिए। समझ लो, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन, ओके। और देखो कितने कितनी जगह पे मैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट को लगाकर सेंटेंस को करेक्शन करने की कोशिश करता हूं। ओके, सो रिटेंशन इज द सब्जेक्ट, इसीलिए हैज लिखना पड़ेगा। ऑफ अ मेजर पोर्शन फ्रेज है, ऑफ आर अर्निंग्स भी फ्रेज है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला देखो, गीता सस्पेक्ट सीता फॉर स्टीलिंग द पेन। नाउ एक चैप्टर जो हर एक एग्जामिनर को हर एग्जाम में जो पसंद है वो है प्रीपोजिशंस। क्योंकि इंग्लिश में प्रीपोजिशंस का यूसेज बहुत ही टेढ़ा है। कुछ कुछ वर्ड्स कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते, कुछ कुछ वर्ड्स मल्टीपल प्रीपोजिशंस लेते हैं, और कुछ कुछ वर्ड्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। इसका लिस्ट आपको सीखना ही होगा। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो एक लिस्ट हमसे मांगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर हमसे मांगे और उन फाइल्स को, उन पीडीएफ्स को लेकर प्रीपोजिशंस पे फोकस करके सीखें। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कहाँ लगते हैं, कहाँ प्रीपोजिशंस नहीं लगते हैं,
और मल्टीपल प्रीपोजिशंस कहाँ लगते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एक बार आपको पढ़ना चाहिए। सर पूरा रटने की जरूरत है क्या, 1000 फ्रेजल वर्ब्स हैं सर, सारा रटो नहीं, एक बार दो बार पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग में कुछ आपके मन में ठहरेगा, सेकेंड रीडिंग में कुछ ठहरेगा, थर्ड रीडिंग में कुछ और ठहरेगा। पूरा 1000 याद करने जाओगे टेंशन के सिवाय और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है। गीता सस्पेक्ट सीता ऑफ स्टीलिंग द पेन, ओके। गीता सीता को सस्पेक्ट करती है कि उसने पेन चुराया है, ऑफ स्टीलिंग द पेन, ओके। बहुत इजी इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया तो। लेकिन ये भी बता दूं, सीएपीएफ के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी भी नहीं है, कुछ कुछ जगह पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ओके। तो इंग्लिश के ग्रामर पूरी अच्छी तरीके से एक बार ना सीखो तो सीएपीएफ के पेपर में परेशानी तो हो सकती है। क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया, सारा ग्रामर कर लिया, तो मैं बता रहा हूं ये स्कोरिंग है। जब पूरा पढ़ते नहीं हो तब दिक्कत है, लेकिन ग्रामर आपने एक बार पूरा सीख रखा है तो बहुत आसान है वो 25-30 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो स्कोर करना। इज दैट क्लियर। जीएस में ये नहीं हो सकता, जीएस में आप पढ़ते रह जाओ, कम नहीं होगा, ओके। अगेन इस सेंटेंस में देखना है, शी इज यूज टू गेट अप अर्ली, ये कहा है बताना। ये टेंस के क्लास में हमको सीखना पड़ता है। टेंस में जब आते हैं मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज करना है वो सीखना है। मॉडल वर्ब्स में यूज टू जो है वो भी एक मॉडल वर्ब है, शैल विल कैन मे माइट के तरह यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है। सारे मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब लिखोगे तो क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, हाँ? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखना है, मतलब एस वाले फॉर्म नहीं लिखना है, पास्ट फॉर्म नहीं लिखना है, V3 नहीं लिखना है, परफेक्ट फॉर्म नहीं लिखना है, V4 नहीं लिखना है, परफेक्ट फॉर्म। वी मॉडल्स के साथ V1 को छोड़कर आज कुछ नहीं लिखना है। तब तो सर ये सेंटेंस सही है, तो इसको करेक्शन कहां से करूं, शी शी इज यूज टू गेट अप अर्ली, ठीक है। इसमें एक छोटी सी एक ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए। यूज टू जब अकेले आएगा, सिर्फ मॉडल की तरह आएगा और सब्जेक्ट के बाद और कोई वर्ब नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद और कोई वर्ब नहीं है, शी यूज टू गेट अप अर्ली, ये तो एकदम सही है। शी यूज टू गेट अप अर्ली, सर आपने यूज टू के बाद V1 लिख दिया चलेगा। लेकिन अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब आया है, यूज टू के पहले कोई वर्ब आया है, तो यूज टू के बाद आपको V4 लिखना है, या तो एक नाउन लिखना है सेंटेंस के अनुसार, V4 लिखना है या तो नाउन लिखना है, मतलब जेरेंड लिखना है या तो नाउन लिखना है। जेरेंड क्या होता है, V4 यूज्ड एज अ नाउन, आईएनजी वर्ब्स यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जेरेंड। या तो आईएनजी वर्ब वाला नाउन लिखना है या तो नाउन डायरेक्टली लिखना है। तो यहां देखो, शी इज यूज टू गेट अप अर्ली, इस सेंटेंस को कुछ नहीं करना, यहां पर मैं चूंकि इज लिखा हुआ है तो यहां लिखना पड़ेगा टू गेटिंग अप अर्ली, बस गेटिंग अप अर्ली। अगर ये इज नहीं होता तो शी इज टू गेट अप अर्ली सेंटेंस सही है, ओके। अच्छा आपने एक नाउन की बात बताई सर, उसको भी देख लो। शी इज यूज्ड टू द, शी इज यूज्ड टू द नॉइस हियर, उसको यहाँ की शोर से आदत पड़ी हुई है, ये मीनिंग आ जाता है। इस के बाद यूज टू लिखा तो एक डायरेक्टली नाउन लिखा या तो जेरेंड लिखा, याद रखना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ सेंटेंस में आते हैं। अब ये सेंटेंस भी टेंस का ही सेंटेंस है, टेंस का ही एरर है इसमें। एक सेंटेंस के अंदर जितने भी क्लॉजेस होते हैं वो सारे क्लॉजेस को वो टेंस के अनुसार कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारे में। उसने उसने सोचा था कि वो जीत लेगी, उसने सोचा था कि वो जीत लेगी, वो सोचती है कि वो जीतेगी। देखता हूँ हिंदी में भी सेम तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट के साथ बनाता हूँ, पास्ट को पास्ट के साथ बनाता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी होगा। तो जेन थॉट शी कुड विन द प्राइज, पहले तो ये कर लो, या तो इसको प्रेजेंट टेंस में कर लेते हैं, जेन थिंक्स शी कैन विन द प्राइज, ठीक है। सर दैट लिखना चाहिए, ऑफ कोर्स लिखना चाहिए, दैट भी लिखना चाहिए। द बेस्ट सेंटेंस वुड बी जेन थॉट दैट शी कुड विन द प्राइज, जेन थिंक्स दैट शी कैन विन द प्राइज, ठीक है। जेन थिंक्स
या तो ऐसे लिखेंगे, Jane thinks that she can win the prize, or Jane thought she could win the prize. Jane thought that she could win the prize. नहीं तो Jane thinks that she can win the prize. ओके, टेंस की कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सेंटेंस में आओ, ये भी प्रिपोजिशन का एरर है। द गार्डनर पिक्ड अप फ्लावर्स इन द गार्डन। ना, पिक्ड अप का मतलब है जमीन में पड़ा हुआ चीज को उठाना। गार्डन गार्डन में है तो जमीन में पड़ा हुआ चीज क्यों उठाएगा, वो तो पेड़ से ही तोड़ेगा। तो पेड़ से तोड़ने के लिए हम सिर्फ पिक बोलते हैं। द गार्डनर पिक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। सर मुझे ना ये सिंपल पास्ट सही नहीं लग रहा, जबकि सिंपल पास्ट लिख सकता हूं, लेकिन आप ये एक्टिविटी कैसा है, हमेशा चलने वाला नहीं है, ये रुक जाएगा। हम कंटिन्यूअस टेंस कब लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कब लिखते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी टेम्पररी नेचर का हो, लगातार नहीं चलने वाला हो, अभी शुरू किया तो कुछ देर में खत्म हो जाएगा, तब हम कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। तो बेहतर सेंटेंस उसमें क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और आपको भी छोड़ना है। सो द गार्डनर वॉज पिकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना चाहता हूं, लिखो द गार्डनर इज पिकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। आपको छोड़ना है सर सिंपल प्रेजेंट लिखूं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट लिखूं, कर सकते हो, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट एक ज्यादा लंबा एक्टिविटी को दिखाता है, या जनरल एक्टिविटी को दिखाता है। द गार्डनर पिक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, अगर ऐसे करके कुछ होता, एवरीडे इन द मॉर्निंग ऐसा कुछ होता, तो मैं सिंपल पास्ट लिख लेता, क्योंकि वो रूटीन एक्टिविटी को दिखा रहा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि रूटीन एक्टिविटी जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा इसको कंटिन्यूअस टेंस में रखना। was picking flowers in the garden और is picking flowers in the garden. ना, नेक्स्ट वन जो है ये भी टेंस का ही चक्कर है। टेंस में एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस, एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके अंदर आता है इमेजिनरी कंडीशंस। हाँ, काल्पनिक वाक्य कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, जब भी किसी क्लॉज में आई विश करके या आई विश, यू विश, अगर ये क्लॉज आ जाए और उसके बाद वाला एक क्लॉज आता है, अगर उसके बाद में एक क्लॉज आता है तो हम सिंपल पास्ट ही लिखते हैं, तब तो सर ये सिंपल पास्ट सही है। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस लिखना चाहते हो तो हमेशा वर लिखना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, ही हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वर ही लिखना है। और यहां पर मैं आपको कैसे पता चला सर कि ये इमेजिनरी है, क्योंकि पहले क्लॉज में विश है, फर्स्ट क्लॉज में विश हो और सेकंड वाले क्लॉज में हमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस रखना है। और टू बी वर्ब लिखेंगे, अगर बी वर्ब लिखोगे तो वर लिखना है, अगर कोई एक्शन वर्ब होगा तो सिंपल पास्ट टेंस लिखना है। बताता हूं, एक सेकंड देखो, आई विश, आई वर, ये चूंकि बी वर्ब है तो इसलिए मैंने वर्ब वर लिखा। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई एक्शन होता तो हम क्या करते, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते, आई विश आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई बिकेम द प्राइम, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, बिकेम, बिकम नहीं, बिकेम, चूंकि आई विश है तो ये एक्शन वर्ब है, तो इसको सिंपल पास्ट में ही लिखूंगा, आई विश आई बिकेम द पीएम। आई विश शी केम हियर, आई विश शी केम हियर, काश वो यहां आ जाती। गेट माई पॉइंट? सो याद रखना, आई विश जब भी आए तो सेकंड वाले क्लॉज में हमको सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, अगर बी वर्ब है तो वर ही लिखना है, और अगर एक्शन वर्ब है तो पास्ट टेंस लिखना है, सिंपल पास्ट टेंसेस। सर ये सब अगर किसी कोई इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सर मेरा ग्रामर इतना अच्छा से करा दोगे, एक एक चीज बहुत अच्छा से करा दूंगा, हम एकदम लॉजिकली, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्यों हमको सेकंड चैप्टर में नाउन सी करना है, फर्स्ट चैप्टर में यही करना है, थर्ड चैप्टर में यही करना है, उसका भी, उसके पीछे भी लॉजिक है, तभी जाकर ग्रामर सीख सकते हो ना। शर्मास विल स्टार्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ओके, यहाँ आर्टिकल का प्रॉब्लम, यहाँ आर्टिकल का मतलब डिटरमाइनर्स का प्रॉब्लम है। अब देखो सर, यहाँ द नहीं लिखना है तो क्या लिखना है सर, ठीक है, यहाँ कोई डिटरमिनर लिखो नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी
कोई भी मील्स के नाम के पहले हम कोई भी डिटरमाइनर नहीं लिखते जब तक कोई स्पेसिफिक डिटरमाइनर, जो स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं कर रहा। यहां कोई स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही, उस ब्रेकफास्ट के बाद ऐसे नहीं हो रही, ठीक है। नाश्ते के बाद निकल गया, नाश्ते के बाद निकल गया, उस नाश्ते के बाद ये बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां से द हटा देना चाहिए बस। शर्मास विल स्टार्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब ये बोलो कि सर ये शर्मास का मतलब क्या है सर? शर्मा जी के परिवार, ठीक है, गुप्ता जी, झा जी, मतलब उनका परिवार, ठीक है। सो शर्मास विल स्टार्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसमें सिर्फ द हटा करके आपको लिखते हैं। ओके, 8 देखो, फिर प्रीपोजिशंस देखो। प्रीपोजिशन का बोलबाला ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं या 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें 8 में से। आई लुक फॉरवर्ड टू सी हिम सून। कुछ कुछ प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको V4 ही लिखना है, ओके, क्योंकि वो प्रीपोजिशन ही होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे सीख कर नहीं होगा, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम सून। याद रखना, जब भी फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू आएगा, लुक फॉरवर्ड टू आएगा, तो आपको हमेशा V4 लिखना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये इंफिनिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब 2 + V1 वाला को हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। ये कॉन्सेप्ट नहीं। इंफिनिटिव में टू जो है वो प्रीपोजिशन भी नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। 2 + V1 को मिलाकर हम इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। टू इंफिनिटिव में प्रीपोजिशन नहीं, ओके। और इस एक्सप्रेशन में याद रखना, ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, ये इंफिनिटिव का अंग नहीं है। ये 2 + V1 का अंग नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सीइंग है। ये जेरेंडियल नाउन हो गया, ठीक है, तो ये हो गया जेरेंड। ओके, याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू आएगा तो ING लिखना है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रोनाउंस का ये एरर है, ध्यान देखना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। सर, अगर एंड के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, एंड के दोनों तरफ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, तो वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगा, तो इसमें यहां तो कोई इश्यू नहीं है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर्ब नहीं करना है, वॉस ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने प्रोनाउन या जब आपने वर्ब लिखा सिंगुलर, वर्ब आपने सिंगुलर लिखा, तो प्रोनाउन कैसे प्लूरल कर सकते हो? प्रोनाउन कैसे प्लूरल कर सकते हो? ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन देयर बेस्ट ड्रेस, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन देयर तो नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने वर्ब ही सिंगुलर लिख रखा है, और वर्ब सिंगुलर ही लिखना है। एंड के दोनों तरफ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आया तो वर्ब सिंगुलर ही होगा। अब दिक्कत क्या है सर? सिंगुलर तो लिखा हुआ है, अगर सिंगुलर लिखना है तो बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, किसके लिए ये प्रोनाउन लिख दो? हिस लिखूं या हर लिखूं? हिस ऑब्लिक हर तो नहीं लिखना है, उसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा, ठीक है। हिस ऑब्लिक हर तो नहीं लिखना है, तो क्या लिखूं सर? हिस लिखूं या हर लिखूं? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एंड से जुड़ा हो, वर्ब सिंगुलर हो गया, तो हम इस प्रोनाउन को बगल वाले नाउन के अनुसार लिखते हैं, बगल वाले नाउन के अनुसार लिखते हैं, तो हर, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन हर बेस्ट ड्रेस। देखते हो, देखने में CAPF के क्वेश्चंस बहुत हल्के हैं, और हल्के तो हैं, अगर आपने ग्रामर पूरा एक बार अच्छा से पढ़ रखा है तो बहुत हल्के हैं। अच्छा से एक बार पढ़ रखा है, एक ही बार, 2-3 महीने का प्रिपरेशन अगर आपकी ग्रामर में आपको पकड़ मजबूत नहीं है, तो 2-3 महीने के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस, और उसके बाद इस सेक्शन में CAPF में 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हैं। व्हाई इज रूबी अपियरिंग सो सैड? नाउ वर्ब्स क्या करते हैं बताओ? वर्ब्स क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं, या तो होना रहना दिखाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन का, या एक्शन दिखाते हैं। होना रहना दिखाते हैं या एक्शन दिखाते हैं। अब होना रहना कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हाँ, मैं आदमी हो रहा हूं, आदमी रह रहा हूं, हो नहीं सकता। होना रहना ING में लिख नहीं पाओगे, ठीक है।
और यहां पर मैं अपियरिंग कैसे लग रहा है, ये कोई एक्टिविटी कर रही है या रह दिख रही है, दिख रही है ना, तो इसको आईएनजी में नहीं लिखना है। तो याद रखना है, ये सिर्फ इतना छोटी सी बात याद हो तो काफी चीजें हो सकती है। वर्ब दो चीजें करते हैं, होना रहना या करना दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। और होने रहने वाले वर्ब्स कभी आईएनजी में नहीं चल सकते क्योंकि वो परमानेंट स्टेट है। सो व्हाई रूबी अपियरिंग सो सैड, क्या करना पड़ेगा सर, सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, व्हाई डस रूबी अपियर सो सैड। डस क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखते हैं, बी वर्ब। सो व्हाई डस रूबी अपियर सो सैड। बहुत इजी सेंटेंसेस है, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो बहुत इजी, 30 नंबर आपके। नाउ वी कम टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू, वोकैबुलरी इस तरीके के जब आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग जबरदस्त है, स्कोरिंग जबरदस्त है। सेंटेंस लिखने आपको आने चाहिए। मैं फर्क बता देता हूं, फर्क आपको भी आता होगा। सबसे पहले देखो, कोस्ट और बीच। कोस्ट क्या है, तट। तट क्या है, जिस जगह पे भी सागर आकर किसी किसी लैंड को टच करता है, वो चाहे कितनी भी बड़ी एरिया, पहाड़ को टच करता हो, वेजिटेशन को टच करता हो, सैंड को टच करता हो, किसी भी चीज को टच करे उसको हम बोलते हैं कोस्ट। बीच को टच करता हो, ठीक है, मतलब कोस्ट जो है वो तट है, वो किसी भी लैंड मास को, किसी भी जमीन को जहां सागर का पानी टच करता है वो है कोस्ट, ठीक है। बीच क्या है सर, बीच वैसी जगह है, कोस्ट का ही एक पार्ट है बीच, कोस्ट का ही एक पार्ट है बीच, जहां पर में सैंड ज्यादातर देखने को मिलता है और लोग वहां जाकर एंजॉय करने जाते हैं, लोग वहां जाकर एंजॉय करते हैं। तो दो चीजें याद रखना है, कोस्ट, इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, इंडिया का तटीय इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन बीचेस उतने नहीं, बीचेस कम होंगे। ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पर मैं सैंड है, जहां पर मैं आप जाकर बैठ सकते हो, हम एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, वो बीच है। तो ये फर्क आपको करके सेंटेंसेस लिखना है। ओके, सो एक छोटा सा सेंटेंस बताऊं, इंडिया हैज अ लार्ज कोस्ट एंड वी वेंट टू द अंजुना बीच इन गोवा। ओके, कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस, सर इनमें क्या फर्क है सर, ये तो छुआछूत से फैलने वाला, इन्फेक्शियस किसी भी चीज से फैलने वाला। तो इन्फेक्शियस का एक भाग है कॉन्टेजियस। ओके, इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत सारे होते हैं जो मस्किटो से फैलते हैं, ओके, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, जो वायरस से फैलते हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। कॉन्टेजियस डिजीज वो है जो छुआछूत से फैलता है, तो डिफरेंस है। ओके, सो वी से मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, इसमें सर कोविड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी बोला जा सकता है क्योंकि वो भी कॉन्टेजियस डिजीज भी एक पार्ट है। लेकिन कोविड क्या था, छुआछूत से भी फैल जाएगा, छुओगे तब भी फैल जाएगा। सो कोविड इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। ओके, एड्स इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, छूने पर ही फैलता है, ठीक है। नाउ थर्ड, ये जरा सा ट्रिकी है सर, फेमस और फेम्ड दोनों तो एक ही वर्ड है, नहीं, हल्का सा फर्क है। फेमस का मतलब है प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज अ फेमस एक्टर, सब लोग जानते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जिसको जानते हो उसको हम बोलते हैं फेम्ड। ओके, ही इज फेम्ड टू बी अ ही इज फेम्ड टू बी अ ग्रेट टीचर, ही इज फेमस फॉर हिज टीचिंग्स। अलग अलग किस्म के उनके विचारों के लिए वो जाने जाते हैं, फेमस हैं। ही इज फेम्ड फॉर हिज क्रिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स, ही इज फेम्ड फॉर हिज, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे किसी की काबिलियत दिखाना हो तो फेम्ड बोलते हैं। ओके, ही इज फेम्ड फॉर हिज ही इज फेम्ड फॉर हिज सटायर, ही इज अ फेमस राइटर, एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, मिस्टर एक्स इज अ फेमस राइटर, ही इज फेम्ड फॉर हिज सटायर। फेमस मतलब सब लोग जानते हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, किस चीज के लिए जानते हैं, वो फेम्ड। ओके, हल्का सा फर्क है लेकिन है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो जानते हो, दुर्घटना, ये तो इजी है। लेकिन इंसिडेंट क्या है सर, इंसिडेंट में भी हमको नेगेटिव एक सेंस आता है,
हाँ, एक घटना जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं, उसको हम इंसिडेंट कहते हैं. ओके, दैट इंसिडेंट शुक मी, दैट इंसिडेंट शुक मी, वो घटना मुझे हिला दिया. मतलब याद रखना, जब भी इंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं तो है तो घटना, लेकिन नेगेटिव सेंस में घटना. एक्सीडेंट जो है वो दुर्घटना है. ठीक है, तो इन दोनों को फर्क आपको समझ में आना चाहिए. फिर प्राइस और कॉस्ट, ये बहुत आसान है. कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए होता है, प्रोड्यूसर के लिए होता है. ओके, हम बाजार में कोई चीज खरीदने गए, तो जो बेचने वाला है वो एक कॉस्ट पे लाया होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़कर प्राइस लगाता होगा. और कभी कभी नहीं बिक रहा हो तो कॉस्ट से कम करके प्राइस को लगाता होगा. ठीक है, तो प्राइस इंक्लूड्स द प्रॉफिट और द लॉस, वेयर इज द कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोड्यूसर. ये तो आपको फर्क पता चल जाता है. इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. और ग्रामर आप देखते हो कि सर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब एक बार मेहनत कर लिया जाए तो 30 नंबर हमारे कंट्रोल में है. और 5 क्वेश्चंस देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के. ओके, इसमें भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखना. The beauty of Venice consists dash the style of its ancient buildings. Again, preposition की problem है. Sixth question, preposition की. The beauty of Venice consists of बोलेंगे या consists in बोलेंगे? Consists in बोलना पड़ेगा. क्यों सर? Consist of का मतलब है किसी का भाग बनना, लेकिन कि उसमें है, उसकी सुंदरता उसमें है, बोलने के लिए consists in बोलना है. The beauty of Venice consists in the style of its ancient buildings. माई इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब नींद ना आने की बीमारी. माई इंसोम्निया वॉज बैड इनफ फॉर मी, फिर प्रपोजिशन, फॉर मी टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट. यू सीक एडवाइस फ्रॉम समबडी, इसीलिए मैंने बोला कि एक लिस्ट अगर आपको प्रिपोजिशनल यूसेज की चाहिए, हमसे कांटेक्ट करिए. हमसे कांटेक्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और उस लिस्ट को लेकर प्लीज रीड इट मल्टीपल टाइम्स. सर रटने की बोल रहा हूं, नहीं, रट कर नहीं हो पाता. 2-3 बार पढ़ने पर, एक बार में कुछ, सेकंड टाइम में कुछ, थर्ड टाइम में कुछ, इस तरीके से आपको इंप्रूव करना है. इट मस्ट बी डन 4-5 टाइम्स का एक लिस्ट को रीडिंग करेंगे तो काफी हद तक आप बेहतर हो जाएंगे. थर्ड, द मेथड आई वॉज टॉट केम डैश अ गर्ल गाइड. द मेथड The method I was taught came dash a girl guide. ये मेथड मेरे पास आया कैसे? किसी से आया. सो फ्रॉम अ गर्ल गाइड. द मेथड आई वॉज टॉट केम फ्रॉम अ गर्ल गाइड. एक गर्ल गाइड ने मुझे ये सिखाया था, उनसे मेरे को ये मेथड मिला. ही वॉन्ट्स अ मैंशन गर्डल्ड, अगेन ये प्रिपोजिशन का ही है. गर्डल्ड विथ बोलूं या बाई बोलूं, ये हमेशा प्रॉब्लम आती है. ही वॉन्ट्स अ मैंशन गर्डल्ड विथ और बाई अ ब्लैक पर्सन. गर्डल का मतलब है कवर करना, इनकम्पास करना, कवर करना. आप कवर्ड विथ बोलते हैं या कवर्ड बाई बोलते हैं? ओके, कवर्ड विथ भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं. सुनो, कवर्ड विथ बोलना पड़ेगा, गर्डल्ड विथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये घर बनाने वालों ने बनाया है. ये खुद से अपने आप ही वहां पर में नहीं है जिसके बीच में घर बनाया गया है. ओके, ही ओन्स अ मैंशन गर्डल विद अ ब्लैक पाथ. जब भी बनाएंगे तो हम क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, उसके चारों ओर रास्ता हम बनाते हैं, ऐसा नहीं. हाँ, एक ब्लैक पाथ, ये भी ऐसा नहीं कि रोड, रोड नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बना रही, ये मेरा खुद का पगडंडी है. ओके, तो ये पाथ जो मैं बनाऊंगा तो मैं अपने खुद के अनुसार बनाऊंगा. इसीलिए ही ओन्स अ मैंशन, मैंशन माने बहुत बड़ी बिल्डिंग, गर्डल्ड विद अ ब्लैक पाथ. बाय अ ब्लैक पाथ का दो मीनिंग हो सकता है. एक है बगल में, ही वॉन्ट्स a mansion girdled by a black path, तो ब्लैक पाथ के बगल में. ये हो सकता था, लेकिन ये गर्डल लिखा है पूरा घुमावदार, तो बगल में कहाँ हुआ, इसलिए बाई नहीं आ सकता. ओके, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार ग्रामर अच्छा से सीख लेने का. उसके बाद मैं बता रहा हूँ जीएस से कहीं ज्यादा आसान है इंग्लिश सीखना. लेकिन ये भी बिना जीएस का तो होगा नहीं, जीएस तो सीखना ही सीखना है, वो तो करोगे ही, उसमें तो माथा फोड़ोगे ही फोड़ोगे, वो तो पता ही. ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये एक बार अगर आपने हेडेक उठा ली तो यू हैव गॉट गुड स्कोर्स इन योर हैंड्स. ओके, सो
डाउनलोड आवर ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही ग्रामर कॉन्सेप्ट्स फास्ट एंड इजी सीखना चाहते हो तो डाउनलोड आवर ऐप एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।